एक डॉक्टर जो सफ़ेद कोट पहनकर लोगों की ज़िंदगी बचाने की कसम खाता है। लेकिन क्या हो अगर वही डॉक्टर मौत का सौदागर बन जाए। हरोल्ड शिपमैन, एक ऐसा नाम जिसे लोग अपने इलाज के लिए भरोसे से चुनते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो उसी डॉक्टर के हाथों अपनी आखिरी सांसें लेने वाले हैं। 284 बेगुनाह मरीज जो इलाज की उम्मीद लेकर उसके पास गए, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। 30 सालों तक एक अदृश्य मौत उनके अस्पताल के कमरों में घूमती रही, लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ। वो डॉक्टर नहीं, एक साजिश थी, एक चलता फिरता जहर जो नब्ज टटोलने के बहाने लोगों की मौत का फरमान लिख रहा था। आखिर कैसे एक भरोसेमंद डॉक्टर ब्रिटेन के इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में बदल गया? कैसे उसने इतने सालों तक मौत का खेल खेला और किसी को भनक तक नहीं लगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसने अपनी मौत का फैसला खुद किया या उसके पीछे भी कोई राज छुपा था? एक ऐसी सच्चाई जो आपको डॉक्टरों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो क्राइम से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। वापस आते हैं आज की कहानी पे। 23 जून 1998, दोपहर के 2:30 ब्रिटेन के एक छोटे से शहर हाइड में 81 साल की एक बुजुर्ग महिला की अचानक मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा यह एक स्वाभाविक मौत थी। बिना किसी देरी के उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया। कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई शक नहीं। परिवार भी यही मान बैठा कि शायद उनकी उम्र ही इतनी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब परिवार ने महिला की वसीयत देखी तो झटका लगा। उसकी पूरी संपत्ति उसी डॉक्टर के नाम थी जिसने उसकी आखिरी सांस तक इलाज किया था, डॉ हैरोल्ड शिपमैन। अब सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ये एक सीरियल किलर की कहानी थी जो पिछले 30 सालों से मौत का खेल खेल रहा था। 14 जनवरी 1946, इंग्लैंड के नॉटिंघम के बेस्टवुड एस्टेट में एक बच्चा पैदा हुआ, हरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन। एक साधारण दिखने वाला लड़का जो एक मध्यम वर्गीय धार्मिक परिवार में पला बड़ा। उसके पिता एक लॉरी ड्राइवर थे और उसकी माँ वेरा एक गृहिणी। लेकिन इस लड़के की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे इतिहास के सबसे भयावह सीरियल किलर में बदल दिया। हारोल्ड बचपन से ही अपनी माँ से बेहद करीब था, लेकिन जब वह सिर्फ 17 साल का था, उसकी माँ को फेफड़ों का कैंसर हो गया। बीमारी के आखिरी दिनों में डॉक्टर ने मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी माँ का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। हरोल्ड उस पल को गौर से देख रहा था, कैसे एक दवा किसी को तड़पती हुई मौत के दर्द से आजाद कर सकती थी। लेकिन उसने इस घटना से क्या सीखा? शायद ये कि मौत देना भी एक तरह की ताकत है। अपनी मां की मौत के कुछ ही साल बाद 5 नवंबर 1966 को हरोल्ड ने प्रिमरोस में ऑक्सटोबी से शादी कर ली और उसके 4 बच्चे हुए। लेकिन इस मासूम सी शादीशुदा जिंदगी के पीछे एक अंधेरा धीरे धीरे आकार ले रहा था। हरोल्ड ने लीड्स यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई की और 1970 में डॉक्टर बन गया। फिर उसने पोंटेफ्रैक्ट जनरल इन्फर्मरी में काम करना शुरू किया। सबको लग रहा था कि वह एक सफल डॉक्टर बनने की राह पर था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो सफ़ेद कोट के पीछे मौत को छुपाकर ले जा रहा था। 1974 में अब्राहम ऑर्मेरोड मेडिकल सेंटर में काम करते हुए उसने पहली बार अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसने खुद के लिए दर्द निवारक ड्रग पेटिडिन के नकली प्रिस्क्रिप्शन बनाए। डॉक्टर होकर भी वह खुद ड्रग एडिक्ट बन चुका था। आखिरकार पकड़ा गया, 600 पाउंड का जुर्माना लगा और उसे ड्रग रिहैब सेंटर भेजा गया। क्या ये उसकी सीखने की आखिरी गलती थी? नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। 1970 में उसने हाइड ग्रेटर मैनचेस्टर में डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर में बतौर जनरल प्रैक्टिशनर काम शुरू किया। 1980 के दशक में वह इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। वह एक सम्मानित डॉक्टर था, एक परिवार वाला आदमी था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 1993 में उसने अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया, 21 मार्केट स्ट्रीट, हाइड में। अब वह पूरी तरह से अपनी मर्जी से मरीजों को ट्रीट कर सकता था, बिना किसी रोक टोक के। उसके मरीजों को लगता था कि वो उनका इलाज कर रहा है, लेकिन असल में वो उन्हें एक आखिरी नींद सुलाने का इंतजार कर रहा था। हरोल्ड शिपमैन को लोगों की जान लेने में कोई डर नहीं लगता था।
वो मरीजों को इंजेक्शन देकर धीरे धीरे मारता और फिर उनकी मौत को स्वाभाविक बताकर मामले को रफा दफा कर देता। कोई शोर नहीं, कोई खून खराबा नहीं, बस एक सिग्नेचर और खेल खत्म। मार्च 1998। इंग्लैंड के एक छोटे से शहर हाइड में एक डॉक्टर पर धीरे धीरे सवाल उठने लगे थे। हरोल्ड शिपमैन, जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते थे, जिसकी सफ़ेद कोट को पवित्रता की निशानी समझते थे, उसके मरीजों की मौत की दर कुछ ज्यादा ही असामान्य हो गई थी। सबसे पहले लिंडा रेनॉल्ड्स, एक जनरल प्रैक्टिशनर, को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने साउथ मैनचेस्टर डिस्ट्रिक्ट के कोरोनर जॉन पोलार्ड को खबर दी कि शिपमैन के मरीजों, खासकर बुजुर्ग महिलाओं की मौत की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। और सबसे अजीब बात, वो लगातार बहुत सारी शवदहन, क्रिमेशन फॉर्म्स पर दस्तखत करवा रहा था, लेकिन पुलिस के लिए यह कोई ठोस सबूत नहीं था। कुछ पूछताछ के बाद 17 अप्रैल 1998 को जांच बंद कर दी गई और उसके बाद 3 और हत्याएं हो गईं। एक टैक्सी ड्राइवर की गवाही, मैंने उसे देखा है। कुछ महीनों बाद अगस्त 1998 में जॉन शॉ नाम के एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसे शक है कि शिपमैन ने 21 मरीजों की हत्या की है। जॉन का काम था बुजुर्ग मरीजों को अस्पताल तक लाना ले जाना, लेकिन उसने एक डरावना पैटर्न देखा। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे, वो शिपमैन की देखभाल में जाते ही कभी वापस नहीं लौटते थे। अब तक पुलिस इस डॉक्टर को पकड़ने में नाकाम रही थी, लेकिन फिर 24 जून 1998 को एक ऐसी घटना हुई जिसने शिपमैन के खौफनाक राज से पर्दा हटा दिया। शिपमैन का अंतिम शिकार कैथलीन ग्रुंडी नामक एक पूर्व मेयर थीं, जिनकी लाश 24 जून 1998 को उनके घर पर मिली। शिपमैन आखिरी व्यक्ति था जिसे उन्हें जिंदा देखा था और बाद में उसने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कारण को पुरानी उम्र के रूप में दर्ज किया। लेकिन उनकी बेटी एंजेला वुडरफ, एक वकील, को तब संदेह हुआ जब वकील ब्रायन बर्गेस ने बताया कि उसकी मां का एक नया वसीयत बना था, जो कि असली लग नहीं रहा था। ये वसीयत वुडरफ और उनके बच्चों को छोड़कर 3 करोड़ शिपमैन को दे रही थी। वुडरफ ने बर्गेस की सलाह पर पुलिस से संपर्क किया और जांच शुरू हुई। ग्रुंडी का शव खुदवाया गया और उसमें हेरोइन के निशान पाए गए, जो अक्सर टर्मिनल कैंसर के मरीजों के दर्द को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है। शिपमैन ने दावा किया कि ग्रुंडी एक नशेड़ी थी और उसने इस संबंध में अपनी कंप्यूटरीकृत मेडिकल जर्नल में टिप्पणियां लिखी थीं। लेकिन पुलिस ने जब उसकी कंप्यूटर जांच की तो पाया कि ये प्रविष्टियां ग्रुंडी की मृत्यु के बाद की थीं। 7 सितंबर 1998 को शिपमैन को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने पाया कि उसके पास एक ऐसा टाइपराइटर था जिसका इस्तेमाल वसीयत को फर्जी बनाने के लिए किया गया था। इसके बाद पुलिस ने अन्य मौतों की जांच की जिनका शिपमैन ने प्रमाण पत्र जारी किया था और पाया कि उसने कई मरीजों को डायमॉर्फिन की घातक डोज दी थी, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और फिर फर्जी चिकित्सा रिकॉर्ड बनाए थे ताकि यह दिख सके कि वे अस्वस्थ थे। इन सभी तथ्यों और सबूतों से यह स्पष्ट होता है कि शिपमैन ने वर्षों तक बिना किसी रोक टोक के अपनी शिकारों को मारते हुए इस खौफनाक कांड को अंजाम दिया था। 5 अक्टूबर 1999 को शिपमैन का मुकदमा प्रेस्टन क्राउन कोर्ट में शुरू हुआ। उसे 1995 से 1998 के बीच 15 महिलाओं की हत्या के आरोप में न्यायालय में पेश किया गया। आरोप था कि उसने इन महिलाओं को डायमॉर्फिन की घातक खुराक दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। शिपमैन के कानूनी प्रतिनिधियों ने यह कोशिश की थी कि ग्रुंडी केस को बाकी मामलों से अलग से सुनवाई के लिए रखा जाए, क्योंकि वसीयत के फर्जी होने से एक मोटिव सामने आया था। लेकिन यह प्रयास विफल रहा। 31 जनवरी 2000 को 6 दिनों की विचार विमर्श के बाद जूरी ने शिपमैन को 15 हत्या के मामलों और एक वसीयत के फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में दोषी करार दिया। इसके बाद न्यायमूर्ति फोर्ब्स ने शिपमैन को सभी 15 हत्याओं के लिए जीवन भर की सजा सुनाई। साथ ही ग्रुंडी की वसीयत के फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए 4 साल की सजा भी दी। इसके साथ ही यह सिफारिश की गई कि उसे पूरा जीवन भर की सजा दी जाए, जो एक साथ चलेगी। 11 फरवरी 2000 को शिपमैन को जनरल मेडिकल काउंसिल जीएमसी द्वारा चिकित्सा पंजीकरण से हटा दिया गया। 2 साल बाद होम सेक्रेटरी डेविड ब्लंकेट ने जज के फैसले को पुष्टि की
और उसे पूरा जीवन भर की सजा सुनाई। जबकि ब्रिटिश सरकार के मंत्रियों के पास अब कैदियों के लिए न्यूनतम सजा तय करने का अधिकार नहीं था। जबकि कई और आरोप लगाए जा सकते थे, अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पहले ही मुकदमे के दौरान बहुत अधिक प्रचार और ध्यान था, जिससे एक निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं थी। इस बीच 15 आजीवन कारावास की सजा पहले ही दी जा चुकी थी, जिससे आगे की कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी। शिपमैन ने अपनी गिल्टी के आरोप को नकारते हुए वैज्ञानिक साक्ष्यों का विरोध किया। उसने कभी भी अपनी कार्रवाइयों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की। शिपमैन की पत्नी प्रिमरोज ने भी उसकी दोषी होने की बात को नकारा और उसकी सजा के बाद भी वह इसका विरोध करती रही। शिपमैन ब्रिटिश चिकित्सा इतिहास में एकमात्र ऐसा डॉक्टर है जिसे अपने मरीजों की हत्या का दोषी ठहराया गया है। कुछ साल पहले एक और डॉक्टर जॉन बॉडकिन एडम्स को एक मरीज की हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसे बरी कर दिया गया था और आगे की जांच नहीं की गई। इस मामले में शिपमैन के अपराधों की गंभीरता को देखते हुए यह सवाल भी उठता है कि क्या ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में कुछ खामियां थीं जिन्हें इस मामले से पहले नहीं पहचाना गया था। 13 जनवरी 2004 को शिपमैन ने अपनी कौशिक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, ठीक उसके 58वें जन्मदिन से एक दिन पहले। शेफील्ड में मेडिको लीगल सेंटर ने शव परीक्षण किया और एक जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। शिपमैन की आत्महत्या से कुछ पीड़ितों के परिवारों को गहरी निराशा हुई, क्योंकि अब उन्हें कभी यह संतुष्टि नहीं मिलेगी कि शिपमैन ने अपने अपराधों का स्वीकार किया और क्यों उसने यह किया। होम सेक्रेटरी डेविड ब्लंकेट ने यह स्वीकार किया कि शिपमैन की आत्महत्या पर खुशी जाहिर करना आकर्षक हो सकता था। आप जागते हैं और आपको कॉल आता है कि शिपमैन ने खुद को मार लिया है, और आप सोचते हैं, क्या यह बहुत जल्दी है बॉटल खोलने के लिए? और फिर आप पाते हैं कि सब लोग इस पर बहुत दुखी हैं कि उसने ऐसा किया। शिपमैन की मृत्यु ने राष्ट्रीय समाचार पत्रों में गहरी बहस पैदा की, जहां डेली मिरर ने उसे ठंडा कायर कहा और जेल सेवा की आलोचना की, क्योंकि उसने शिपमैन की आत्महत्या को होने दिया। वहीं द सन ने एक उत्सवपूर्ण सुर्खी चलाई, शिप शिप हुर्रे। इंडिपेंडेंट ने शिपमैन की आत्महत्या की जांच की सिफारिश की, ताकि यूके की जेलों की स्थिति और कैदियों की भलाई को और गहराई से देखा जा सके। शिपमैन के आत्महत्या करने के कारण कभी स्पष्ट नहीं हो पाए। हालांकि उसने अपने परिवीक्षाधिकारी से यह कहा था कि वह आत्महत्या करने पर विचार कर रहा था, ताकि उसकी पत्नी की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, क्योंकि उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS का पेंशन मिलने से रोक दिया गया था। अगर शिपमैन 60 साल की उम्र तक जीवित रहते तो उसकी पत्नी प्रिमरोज को यह पेंशन नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त यह भी संकेत था कि प्रिमरोज, जो हमेशा शिपमैन की निर्दोषता पर विश्वास करती रही थी, अब उसके अपराधों को लेकर संदेह करने लगी थी। शिपमैन ने उन पाठ्यक्रमों में भाग लेने से इनकार कर दिया था जो उसे अपने अपराधों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते, जिसके कारण उसकी सुविधाओं में अस्थायी रूप से कटौती कर दी गई थी, जिनमें अपनी पत्नी से बात करने का अवसर भी शामिल था। इस दौरान शिपमैन के सहपंक्ति के अनुसार उसे प्रिमरोज से एक पत्र मिला था, जिसमें उसने शिपमैन से कहा था, मुझे सब कुछ बताओ, चाहे जो भी हो। 2005 में हुई एक जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिपमैन की आत्महत्या पूर्वानुमानित या रोकी नहीं जा सकी, लेकिन यह भी कहा गया कि प्रक्रियाओं की फिर से जांच की जानी चाहिए। शिपमैन के शव को उसके परिवार को सौंपे जाने के बाद वह 1 साल से अधिक समय तक शेफील्ड में ही पड़ा रहा। पुलिस ने प्रिमरोज को यह सलाह दी कि वह अपने पति को दफनाने से बचे, ताकि कब्र पर हमला न हो। अंत में शिपमैन का शव जलाया गया। इस दाह संस्कार में केवल प्रिमरोज और उनके 4 बच्चे शामिल हुए। जनवरी 2001 में वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के वरिष्ठ जासूस क्रिस ग्रेग को शिपमैन के 22 मामलों की जांच सौंपी गई। शिपमैन जांच आयोग ने जुलाई 2002 में निष्कर्ष निकाला कि शिपमैन ने 1975 से 1998 के बीच कम से कम 218 मरीजों को मार डाला था। जनवरी 2005 में जज जेनेट स्मिथ की छठी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिपमैन ने 250 लोगों की हत्या की हो सकती है। इसके अलावा शिपमैन ने अपने पीड़ितों से गहने चुराए थे, जिनमें से कुछ गहने पुलिस ने 1998 में जब्त किए थे।
शिपमैन के मामले के बाद ब्रिटेन में चिकित्सा प्रक्रियाओं में कई बदलाव हुए, जिन्हें शिपमैन प्रभाव कहा जाता है। डॉक्टरों ने दर्द निवारक दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन में बदलाव किया और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सुधारा गया। शिपमैन के मामले ने एकल डॉक्टर प्रैक्टिस को बहु डॉक्टर प्रैक्टिस में बदलने की दिशा दी, क्योंकि डॉक्टरों के निर्णयों की निगरानी और सुरक्षा की कमी थी। शिपमैन, जिसे डॉ डेथ और एंजल ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटेन का एकमात्र डॉक्टर है जिसे अपने मरीजों की हत्या करने का दोषी ठहराया गया है। अंत में सवाल ये उठता है कि शिपमैन ने यह सब क्यों किया। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा था और उसने इन नृशंस अपराधों को अंजाम क्यों दिया। तो ये थी शिपमैन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।